नमस्कार। आज के वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन में का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आईटीआई के अंतर्गत चलने वाले एओसीपी ट्रेड के इक्विपमेंट्स फॉर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन विषय के बारे में आप सबको जानकारी दूंगी। इक्विपमेंट्स सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए इंडस्ट्रीज़ में बहुत तरह के इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, पर बेसिकली जो इक्विपमेंट्स हैं हम आज उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आपको उन सब के बारे में बताऊंगी और इसके लिए हम आगे पीपीटी से जानकारी लेंगे। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या लिक्विड एक्सट्रैक्शन, ये जो सेपरेशन टेक्निक है, इसमें हम किसी कंपोनेंट के दो अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग एफिनिटी के गुण को यूज़ करके सेपरेशन करते हैं। इसमें जो दो सॉल्वेंट होते हैं वो आपस में इमिसिबल होते हैं, आपस में नहीं घुलते, और जो सॉल्यूट है उसकी एफिनिटी दोनों के लिए अलग अलग होती है। और मोस्ट केसेस में इन दोनों फेजेस को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और ताकि इन दोनों के ये दोनों जो सॉल्वेंट है उनके बीच में सॉल्यूट का सेलेक्टिव ट्रांसफ़र हो जाए, और फिर हम दोनों फेज़ को अलग करके सेपरेशन करते हैं। और इस सेपरेशन में जनरली एक फेज़ वाटर होता है और दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जो कि वाटर में इमिसिबल या अघुलनशील होता है। और जो इंडस्ट्रीज में जो बेसिकली मोड्स ऑफ ऑपरेशन है वो दो हैं, एक नॉन स्टेडी स्टेट मोड और दूसरा स्टेडी स्टेट। तो नॉन स्टेडी स्टेट में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसी भी पॉइंट पे, रिएक्टर के किसी भी पॉइंट पे, इक्विपमेंट के किसी भी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता। इसका एग्जांपल है बैच प्रोसेसेस। बैच प्रोसेसेस में हम क्या करते हैं, इक्विपमेंट में फीड को डालते हैं, एक बार डालते हैं और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक बार ही प्रोडक्ट को निकालते हैं। इसमें कंटिन्यूअस फीड या कंटिन्यूअस प्रोडक्ट रिमूवल नहीं होता है। और दूसरा है स्टेडी स्टेट, जिसका एग्जांपल है कंटिन्यूअस फ्लो प्रोसेसेस। इसमें हम कंटिन्यूअसली फीड करते हैं और कंटिन्यूअसली लगातार हम प्रोडक्ट रिमूवल भी करते हैं साथ साथ ही, जिससे क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जबकि बैच प्रोसेस में किसी भी पॉइंट पे हमेशा कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता जाता है। और जो स्टेडी स्टेट मोड है उसके 3 टाइप्स हैं। एक है जो को करंट फ्लो है, दूसरा क्रॉस करंट फ्लो और तीसरा काउंटर करंट फ्लो। तो जो फर्स्ट है को करंट फ्लो, इसमें हम जो लिक्विड है जिसे हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है, जिसका हमें लिक्विड एक्सट्रैक्शन करना होता है, उसको और जो लिक्विड सॉल्वेंट है उन दोनों को एक ही दिशा से फीड करते हैं और एक ही दिशा से प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। और क्रॉस करंट फ्लो में जो फीड है और जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो दोनों का फीड पॉइंट और रिमूवल पॉइंट एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे होता है, 90 डिग्री के 90 डिग्री के एंगल पे होता है। और तीसरा जो काउंटर करंट फ्लो प्रोसेस है, इसमें हम फीड और जो लिक्विड सॉल्वेंट है इन दोनों को अलग अलग डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन से, विपरीत दिशा से एंटर करते हैं और विपरीत दिशा से प्रोडक्ट का रिमूवल करते हैं। और जो ये बैच प्रोसेस है इसमें जो मास ट्रांसफ़र है वो लिमिटेड होता है, और इसीलिए जो लिक्विड एक्सट्रैक्शन है इसकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज कि हम इस प्रोसेस को कंटिन्यूअस मल्टी स्टेज काउंटर करंट मोड में भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें हाई सेपरेशन फैक्टर मिलता है, हमें हाई सेपरेशन या सॉल्यूट का हाई रिमूवल मिलता है। मल्टी स्टेज काउंटर करंट ऑपरेशन में जो सिंगल स्टेज कॉन्टैक्ट्स हैं, सिंगल स्टेज जो है उसको हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं, सीरीज़ में यूज़ करते हैं। और जो एक्वस और ऑर्गेनिक स्ट्रीम्स हैं, मतलब कि जो वाटर फेज़ और जो लिक्विड है जिसे हमें एक्सट्रैक्शन करना है, उन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन से फीड करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमें मल्टी स्टेज काउंटर करंट
प्रोसेस शो करता है। इसमें हम देख सकते हैं कि एक 1 से लेके n स्टेजेस हैं। यहाँ पे जो A है वो फीड शो करता है और जो O है वो सॉल्वेंट शो करता है। तो जो A है हम उसको n नंबर के स्टेज पे फीड करते हैं और जो फ्रेश सॉल्वेंट है जो O से दिखाया गया है उसे हम पहले स्टेज में फीड करते हैं। और इस तरह से ये एक दूसरे के काउंटर करंटली मतलब विपरीत दिशा में फ़्लो करते जाते हैं और आपस में अलग अलग स्टेजेस में इनका कांटेक्ट होता है और इस तरह से सॉल्यूट का इसमें सेलेक्टिव ट्रांसफ़र होता है दोनों फेजेस में। और इस प्रोसेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो इसमें जो ग्रेडियंट है वो हमेशा बना रहता है। जैसे कि जब हम लास्ट पेज में जो फीड है उसमें बहुत ही कम सॉल्यूट बचता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज पे जो फीड है वो सॉल्यूट्स का उसमें कम कंसंट्रेशन होता है क्योंकि वो एन स्टेज और जो ओ है जो फर्स्ट स्टेज पे है वहाँ पे फ्रेश सॉल्वेंट होता है। तो जो बचा खुचा जो सॉल्यूट होता है फीड में तो वो फ्रेश सॉल्वेंट उसको भी उसमें से निकाल लेता है। इस तरह से हमें बहुत ही ज़्यादा सेपरेशन मिलता है मल्टी स्टेज काउंटर करंट प्रोसेसेस में। अब जो बेसिकली इक्विपमेंट्स है जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं वो 3 हैं। पहला मिक्सर सेटलर्स, दूसरा कॉलम्स और तीसरा सेंट्रीफ्यूगल कॉन्ट्रैक्टर्स। ये इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिसमें कि हम जो 2 फेजेस हमारे होते हैं एक्वस फेज़ और ऑर्गेनिक फेज़ उन दोनों को अच्छी तरह से एफिशिएंटली मिक्स करते हैं और फिर दोनों फेजेस को हम कंटिन्यूअसली अलग भी करते जाते हैं और प्रोडक्ट रिमूवल करते जाते हैं। पहला है मिक्सर सेटलर। मिक्सर सेटलर में 2 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है जो मिक्सिंग सेक्शन होता है और दूसरा सेटलिंग सेक्शन होता है। तो मिक्सिंग सेक्शनल में हम यहाँ से एक्वस और ऑर्गेनिक फेज़ दोनों को फीड करते हैं, दोनों को यहाँ डालते हैं और ये जो है इस मोटर की मदद से ये जो मिक्सर है जो एजिटेटर है वो मूव करता है और यहाँ पे मिक्सिंग की प्रोसेस होती है और ये इफ़िशिएंटली मिक्स हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और फिर ये सेटलिंग सेक्शन में जाता है जहाँ पे इसे सेटल होने के लिए कुछ समय लगता है। उसके बाद सेटल होने के बाद यहाँ पे यहाँ से हम ऑर्गेनिक सेपरेट कर लेते हैं ऑर्गेनिक फेज़ और इस पॉइंट से हम एक्वस फेज़ को निकाल लेते हैं। इस तरह से ये मिक्सर सेटलर वर्क करता है। ये मिक्सर सेटलर में बहुत ही कम इंस्ट्रूमेंटेशन की ज़रूरत होती है और कभी कभी मोटर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मिक्सर सेटलर जनरली जब हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस टाइम की ज़रूरत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा सेपरेशन के लिए सेटलिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तब हम मिक्सर सेटलर का यूज़ करते हैं। और जब सॉल्यूशंस और जो 2 फेजेस हैं लिक्विड और ऑर्गेनिक फेज़, वाटर और ऑर्गेनिक फेज़, वो ग्रेविटी से इजीली सेपरेट हो जाएं वैसे हो तो हम मिक्सर सेटलर्स यूज़ करते हैं। और मिक्सर सेटलर्स के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी फुटप्रिंट मीन्स के बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए होता है, पर जो हेड स्पेस है मीन्स की जो ऊंचाई इसकी है उस तरह से हमें हेड स्पेस कम चाहिए होता है और ये इसके लिए रिमोट मेंटेनेंस बहुत कम ज़रूरत पड़ता है और कभी कभी ही हमें मिक्सिंग मोटर्स चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा जो इक्विपमेंट है वो कॉलम्स। तो कॉलम्स भी 2 टाइप के होते हैं, पैक्ड कॉलम्स और पल्स कॉलम्स। पैक्ड कॉलम्स में जो कॉलम है वो पैकिंग मटेरियल से पैक्ड किया होता है, जैसे कि रेसिंग रिंग्स और रेसिंग रिंग से पैक किया होता है जिससे उसके बीच में से जो रेसिंग रिंग्स में जो स्मॉल स्पेसेस होते हैं उसमें से जो पाथ बनता है उसमें से दोनों सॉल्यूशन फ्लो करते हैं। जनरली
जो हम एक्वस फीड है उसको हम कॉलम के ऊपर से फीड करते हैं और वो डाउनवर्ड नीचे की ओर मूव करता है, और जो सॉल्वेंट है उसको हम नीचे की ओर कॉलम के नीचे फीड करते हैं और वो ऊपर की ओर मूव करता है। इस तरह से जो दोनों फेज़ हैं, एक्वस फेज़ और ऑर्गेनिक फेज़, वो दोनों आपस में लगातार कांटेक्ट में बने रहते हैं। पैक्ड कॉलम्स में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते और ये सिंपल ऑपरेट करने में सिंपल होते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं होते, और ये हमें जो सेपरेशन चाहिए होता है कभी कभी उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा लंबे कॉलम्स का यूज़ करना पड़ता है की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये पैक्ड कॉलम्स ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं होते। दूसरा है पल्स कॉलम। पल्स कॉलम में जो कॉलम है वो उसमें पैकिंग्स के रूप में परफोरेटेड प्लेट्स मीन्स प्लेट्स जिसमें होल्स बने हुए हों, वो प्लेट्स यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक फेज़ है उसको नीचे से फीड करते हैं और वाटर फेज़ को, एक्वस फेज़ को यहाँ से ऊपर से फीड करते हैं, और यहाँ पे हम लिक्विड अंदर के जो सॉल्यूशन है उसको पल्स करने के लिए, मूव करने के लिए हम पल्स लेग का यूज़ करते हैं। पल्स लेग में जनरली हम प्रेशराइज्ड एयर एंटर करते हैं, दबाव वाली एयर यूज़ करते हैं, जिससे कि वो यहाँ पे लिक्विड को पल्स करता है। इसको लिक्विड को जो यहाँ जो सॉल्यूशन है उसको ऊपर नीचे मूव करता है, जिससे कि जो लिक्विड है वो सॉल्यूशन है जो इसमें से मूव करने के बाद जो बबल्स फॉर्म होते हैं वो उसको पल्स लेग के कारण जो पल्स प्रोड्यूस होता है उससे वो बबल्स स्मॉल हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, और बबल्स छोटे छोटे होने के कारण फिर जो हमें कांटेक्ट एरिया है दोनों फेजेस के बीच में वो अच्छा मिलता है, ज़्यादा मिलता है, जिससे कि सेपरेशन ज़्यादा अच्छा होता है, कांटेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद ये जो पल्स लेग है ये लिक्विड को लगभग कुछ इंचेस जितना ऊपर नीचे करता रहता है, जिससे कि कांटेक्ट एरिया काफ़ी अच्छा रहता है, और फिर सेपरेशन के बाद हम ऊपर से ऑर्गेनिक फेज़ निकाल लेते हैं और नीचे से एक्वस फेज़ निकाल लेते हैं। पल्स कॉलम का यूज़ जनरली वैसे प्रोसेसेस में होता है जब हमें इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस टाइम चाहिए होता है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस टाइम हम इजीली वेरी कर सकते हैं, फ्लो रेट को एडजस्ट करके हम इसको जो रेजिस्टेंस टाइम है उसको इजीली वेरी कर सकते हैं। और इसमें जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है, मतलब कुछ कुछ समय अंतराल पे जो इसका पल्सिंग इक्विपमेंट है, पल्स लेग है, उसका हमें जनरली कुछ समय अंतराल पे मेंटेनेंस करना पड़ता है, जो कि सेल के कॉलम के आउटसाइड होता है। और ये जो कॉलम है ये इसके लिए स्मॉल फैसिलिटी फुटप्रिंट मीन्स स्मॉल सरफेस एरिया चाहिए होता है, पर जो हेड स्पेस है वो 40 to 50 फीट जितना चाहिए होता है, ज़रूरी होता है। पल्स कॉलम है उनके लिए रिमोट मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो ज़्यादातर मूविंग पार्ट्स हैं वो कॉलम के बाहर ही होते हैं। अब जो तीसरा और आखिरी इक्विपमेंट है वो है सेंट्रीफ्यूगल कॉन्टैक्टर। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करके सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं। इसमें ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम लेस डेंस फेज़ मीन्स के ऑर्गेनिक फेज़ एंटर करते हैं, और यहाँ से हम मोर डेंस फेज़ मतलब कि एक्वस फेज़ फीड करते हैं। फिर ये यहाँ से होते हुए ये रोटर में एंटर करते हैं। ये हमेशा मूव करता रहता है बहुत ही हाई स्पीड पे, जिससे कि बहुत ही हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो हाई डेंस और लेस डेंस फेजेस हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं।
तो यहाँ पे जो ये दोनों फेजेस यहाँ पे मिक्स होते हैं और यहाँ पे फिर उनमें ट्रांसफ़र होता है सॉल्यूट का, और फिर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो दोनों का फेज सेपरेशन हो जाता है। फिर जो मोर डेंस फेज़ है वो अंदर की ओर होता है और जो लेस डेंस फेज़ है वो बाहर की ओर होता है। लेस डेंस फेज़ को हम इस पॉइंट से निकालते हैं और जो मोर डेंस फेज़ है उसको इस पॉइंट से रिमूव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब अगर प्रोसेस फ्लो इंटरप्शन हो जाए, मतलब कहीं पे फ्लो में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो भी यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कॉन्ट्रैक्टर में जो वर्क लॉस है वो कम होता है, क्योंकि जब तक वो कॉन्ट्रैक्टर का रोटर मूव करता रहता है तो हमें जो कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल है उसका कोई लॉस नहीं होता। इस तरह से जो भी इक्विपमेंट सेंट्रीफ्यूगल कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड होते हैं उसे हम कुछ देर के लिए पॉज कर सकते हैं फॉर कुछ समय के लिए, और ये समय इतना काफ़ी होता है कि हम उस समय में जो मोटर है उस तक को भी हम चेंज कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कॉन्ट्रैक्टर्स को बहुत कम ही इंस्ट्रूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, और जो कंप्यूटर कंट्रोल है, जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग है, उसको हम कंप्यूटर के थ्रू हम इसकी मोटर एम्परेज, रोटर आरपीएम, इनलेट फ्लो रेट्स वगैरह को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कॉन्ट्रैक्टर्स को तभी हम यूज़ करते हैं जब हमें बहुत कम रेसिडेंस टाइम की ज़रूरत होती है। जैसे कि कुछ सेकंड्स के लिए हम का रेसिडेंस टाइम हो तो हम सेंट्रीफ्यूगल कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, और इनके लिए बहुत ही कम फैसिलिटी फुटप्रिंट चाहिए होता है, बहुत कम हेड स्पेस चाहिए होता है, और इसके लिए रिमोट मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। मोटर और रोटर के रिमूवल के लिए हमें रिमोट मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से हमने देखा कि बेसिकली कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या लिक्विड एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन सब में हमने देखा कि जो सबसे इफ़िशिएंट है वो है सेंट्रीफ्यूगल कॉन्ट्रैक्टर, और इन यही तीनों इक्विपमेंट्स हैं जिनका जनरली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, और आजकल इसमें बहुत सारे सुधार किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में। इस तरह से बहुत तरह के नए नए इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं इन्हीं तीनों में सुधार कर कर के। और मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।